नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 87 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 87 को। यह आपकी 15 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना पोल साइंस सिविक्स के 4th चैप्टर संस्थाओं का कामकाज को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर की पहली वर्कशीट रहेगी। हालांकि इस चैप्टर को हम पहले भी कवर अप कर चुके हैं। इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहने वाली है और रिवीजन वर्कशीट में हम थोड़ा सा स्पीड के साथ सिलेबस को कवर करेंगे। जहाँ तक आपके क्लास 9th के एसएसटी की बात है तो एसएसटी के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें 1 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन, आपका मैथ वर्क सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। वहाँ पर आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप 3 डेज़ में कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हो और 90+ इजीली स्कोर भी कर सकते हो ओनली 3 डेज़ में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की और इस चैप्टर में संस्थाओं का कामकाज। इसमें हम बात करेंगे नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया क्या रहती है लोकतंत्र में। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार होती है उसको हम केंद्रीय या संघ सरकार कहते हैं। ओके, केंद्रीय सरकार, संघ सरकार उसको कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे। ये जो केंद्र सरकार है उसके महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका जो निभाती है वो 3 संस्थाएं होती है, यानी कि इसे हम सरकार के 3 अंग कह सकते हैं। आपने 6ठी क्लास में पढ़ा ना, सरकार के 3 अंग होते हैं लोकतंत्र में। कौन कौन से होते हैं? विधायिका होती है। विधायिका मतलब जैसे हमारी संसद है, कानून बनाना इसका मुख्य कार्य होता है। दूसरी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है। ओके, तीसरी होती है न्यायपालिका जो कानून की सही समीक्षा करती है, लोगों को न्याय प्रदान करती है, यानी कि झगड़ों का निपटारा करती है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं और ये 3 अंग ही सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का मुख्य कार्य कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का मुख्य कार्य न्याय प्रदान करना और कानूनों की समीक्षा करना कि क्या ये कानून सही है या फिर गलत है या किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। इसके साथ साथ इन राजनीतिक संस्थाओं की बात करें कि इन संस्थाओं की आवश्यकता हमें क्यों है, तो सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। तो इसके लिए हमें कुछ संस्थाओं की आवश्यकता होती है। ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि एक ही व्यक्ति वो सुरक्षा दे देगा, एक ही व्यक्ति वो शिक्षा दे देगा, एक ही व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाएं दे देगा। इसके लिए हमें संस्थाएं चाहिए। जैसे मंत्रालय बने होते हैं वो एक तरीके से संस्थाएं हैं। ओके, शिक्षा आपका जैसे शिक्षा निदेशालय है तो वो क्या है? एक संस्था है। ऐसे जो हमारी पुलिस, अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस क्या है? एक संस्था है। ओके, ऐसे हमारी जो आर्मी है वो क्या है? एक संस्था है। तो नागरिकों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है जो इनको मैनेज करती है। ऐसे ही कर इकट्ठा करने के लिए जो कर हम इकट्ठा करते हैं उससे हम सेना, पुलिस या विकास कार्यों पर खर्च करते हैं, तो कर इकट्ठा करने के लिए हमें एक संस्था चाहिए। ओके, जो मैनेज करेगी इन चीज़ों को। ऐसे ही इस तरीके के कामों को विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक ठाक से काम कर पाए। बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके उसके लिए भी हमें संस्थाएं चाहिए। यानी कि देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए, कर इकट्ठा करने के लिए, देश के विकास कार्यों के लिए हमें संस्थाओं की आवश्यकता होती है। देश में जब महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं तो वो कोई एक व्यक्ति नहीं लेता। लोकतंत्र की हम बात करें, लोकतंत्र में जो प्रमुख निर्णय लेने वाले होते हैं उसमें शामिल होते हैं हमारे राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति हैं वो देश के मुखिया होते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये सरकार की अधिकांश शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और ये सरकार के मुखिया होते हैं। ये अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं और देश के जितने भी बड़े निर्णय लिए जाते हैं मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं, बाकी मंत्रियों की सलाह से। ओके, यानी कि राष्ट्रपति है वो हमारे देश के मुखिया होते हैं जबकि प्रधानमंत्री वो सरकार के मुखिया होते हैं और वास्तविक शक्तियाँ वो प्रधानमंत्री जी के पास होती है। यानी कि प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो देश का सर्वोच्च, सबसे सर्वोच्च तो नहीं लेकिन सबसे शक्तिशाली पद होता है। ओके, उसके बाद तीसरे जो प्रमुख अधिकारी कह लीजिए, संस्था कह लीजिए, जो निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है संसद। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यानी कि तीनों से मिलकर के बनती है हमारी संसद। क्योंकि कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर देंगे, इसलिए राष्ट्रपति भी संसद के अंग कहलाते हैं। यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा।
राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होते, फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं, यानी कि जब वो हस्ताक्षर करते हैं उसके बाद ही कोई विधेयक है वो कानून बन पाता है। अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की तुलना करें तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में अगर अंतर की बात करें तो जो लोकसभा है वो निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा क्या है, वो उच्च सदन है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा है वो कम शक्तिशाली, जबकि राज्यसभा वो अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा अस्थायी सदन है, 5 वर्षों के बाद इसके सभी सदस्य एक साथ रिटायर हो जाते हैं, ओके, सदस्यता उनकी खत्म हो जाती है। जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसमें हर 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य वो नए चुनकर आते हैं, पुराने वाले सदस्य चले जाते हैं, तो ये कभी खत्म नहीं होता, भंग नहीं होता, ओके। तो इसमें अंतर क्या रहेंगे, लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, जबकि राज्यसभा कम शक्तिशाली है। तो यहाँ पर जो राज्यसभा है उसको राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार है, लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार है वो लोकसभा के पास है। इसलिए लोकसभा सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, यानी कि राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। कैसे, देखिए देखते हैं कि किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच में अगर कोई मतभेद हो तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि अगर मतभेद हो तो क्या होगा, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, दोनों सदनों की इकट्ठी मीटिंग होती है। अब इकट्ठी मीटिंग होगी, उसमें वोटिंग होगी तो लोकसभा की ज़्यादा चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि लोकसभा के 543 सदस्य होते हैं, ओके, 543 जमा 2 545 सदस्य हो जाते हैं, 543 चुने हुए होते हैं। जबकि राज्यसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 245 हो सकती है, ओके। तो वोटिंग होगी तो किसकी जीत होगी, लोकसभा की। तो पहला कारण तो ये कि लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरा, पैसों के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है या सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने, अदरवाइज उसको पास माना जाएगा। यानी कि मनी के मामले में ज़्यादा अधिकार लोकसभा के पास है। तीसरा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है कि सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। यदि लोकसभा में आधे से अधिक सदस्य यह कह दें कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा, जबकि राज्यसभा के पास ऐसा अधिकार नहीं है। राज्यसभा में चाहे उसके सारे ही सदस्य हो, लोकसभा में आधे ना हो तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, उस दल की सरकार नहीं बन सकती। तो इस मामले में भी लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। 4 बेहद आसान से क्वेश्चन दिए गए, चलिए एक एक करके इनको हल करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख संस्थाओं के हमें नाम लिखने हैं। तो हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर की जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है उसे हम केंद्र या संघ सरकार कहते हैं। इसकी तरफ 3 प्रमुख संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, ये हमें बताना है। तो पहला, लोकतंत्र की सफलता के लिए, दूसरा आपसी तालमेल के लिए, तीसरा है कर इकट्ठा करने के लिए और चौथा है नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरा, थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा जो हमारा प्रश्न है कि राजनीतिक संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद, ओके। यानी कि ये 3 प्रमुख व्यक्ति कह लीजिए या संस्थाएं कह लीजिए जो प्रमुख निर्णय लेने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। तो 3 अंतर हम बताएंगे। पहला, लोकसभा निम्न सदन है जबकि राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कंप्लीट एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 10, क्लास 9
सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर आप सभी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।